हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का इंट्रो किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका ये बनेगा फर्स्ट इसमें क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्लेंड चैट एंड डेविस। ठीक है, कि आर्लेंड चैट और डेविस के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखी। अब इसने समूह ए मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी दो में डिवाइड किया था, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को ही पियर्सन ने क्या नाम दे दिया, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, तो पहला देखो ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ग्रुप ए में देखो क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु व बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन से प्राप्त आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु आयन जैसे Ti+4, Cr+3, Fe+3, CO+3 और H+ इस वर्ग में आते हैं। कि हमने सबसे पहले देखो कि ग्रुप ए में कुछ एक एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्लेंड चैट एंड डेविस। अब ग्रुप ए में उसने किन किन एलिमेंट्स को रखा। तो सबसे पहले ग्रुप ए के अंदर सबसे पहले कौन लिया, एल्कली मेटल आयंस, क्षारीय धातु आयंस। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और उसके बाद कि बोरोन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से जितने भी आयन हमें मिलते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन के जितने भी आयन्स होंगे वो सारे के सारे आयन्स ग्रुप ए में कैटेगरी में सेलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद कि जिनकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो संक्रमण धातुएं हैं, वो कौन कौन सी होंगी कि जो वेट में तो कैसी हो, लाइट वेट हो, लेकिन उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो कैसी हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स को इसके अंदर रखा गया। ठीक है, कि जैसे देखो कि यहाँ पर Ti है, टाइटेनियम है तो सबसे स्टार्टिंग में ही आता है, स्कैंडियम के बाद ही आता है, तो है तो इसका लाइट वेट ही, क्योंकि इधर जाते हैं पीरियड में, तो पीरियड में जब इधर जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब एटॉमिक वेट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, हैवी एलिमेंट्स होंगे, भारी तत्व होंगे। उन भारी तत्वों को ना रखकर किसको रखा, हल्के तत्वों को, लाइट वेट एलिमेंट्स को। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जैसे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं कि तो टाइटेनियम जैसे +2, +3 और +4 ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये +4 में होना चाहिए, लेकिन होना कौन चाहिए, टाइटेनियम। ठीक है, तो देखो Ti+4 है। अब ये कुछ एक शर्त होनी चाहिए, कुछ एक इनके लिए कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, कौन कौन सी शर्तों का पालन करेंगे कि जो जिनको हम कौन सी कैटेगरी में रखें। हमें कैसे पता चलेगा, ये तो फॉर एग्जांपल्स हो गए कि हमने इनको किस में रख दिया, ग्रुप ए में रख दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन से तत्वों को रखेंगे ग्रुप ए में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, हल्के तत्वों तथा छोटे आकार के धनायन कि जो आयन होने चाहिए, जो तत्व होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, हल्के, और उनका जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, हल्के तत्व तथा छोटे आकार के धनायन होने चाहिए, मतलब कि इनका जो लाइट वेट एलिमेंट्स, पहली कंडीशन क्या है कि लाइट वेट होने चाहिए, और इनका जो कैटायन बनना चाहिए वो स्मॉल साइज कैटायन होना चाहिए, छोटे आकार के धनायन होने चाहिए। ऋणायन को हम ग्रुप ए में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, उच्च आवेश वाले धनायन। अब साइज़ तो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता है कि अगर साइज स्मॉल होगा तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी, जो आवेश घनत्व होगा वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो हल्के तत्व होंगे, छोटे आकार के धनायन होंगे। अगर छोटे आकार के धनायन हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर जो आवेश घनत्व होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है,
थर्ड, आसानी से ध्रुवित न होने वाले आयन की कौन से आयन होंगे कि वो जो आसानी से पोलराइज ना हो सके, आसानी से ध्रुवित ना हो सके। फोर्थ कंडीशन क्या है, अणु अथवा आयन जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो, तभी तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ना। अगर जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होंगे तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। वो जितने उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो ये चारों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि हल्के तत्व होने चाहिए, लाइट वेट एलिमेंट्स होने चाहिए और उनका जो साइज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज़। और अगर स्मॉल साइज़ है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका साइज़ अगर छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ही अधिक होती है। थर्ड कंडीशन है कि आसानी से ध्रुवित न होने वाले होने चाहिए। अणु और आयन जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों वो मैक्सिमम नंबर में हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब जैसे ये तो किसकी बात हो गई, ये तो मेटल की बात हो गई। अब कॉम्प्लेक्स जब कब बनेगा, जब मेटल के साथ कौन जुड़ेगा, लिगेंड जुड़ेगा। तो अब लिगेंड की भी तो कुछ कंडीशंस होंगी कि लिगेंड भी कुछ कंडीशंस फॉलो करेगा तभी तो मेटल के साथ वो जुड़ेगा। तो वो कौन कौन से होंगे, उपर्युक्त ए समूह के धातु आयनों के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाने वाले लिगैंड समूह ए लिगैंड कहलाते हैं। कि जो इन मेटल्स के साथ, जो ग्रुप ए में जो धातु आयंस रखे गए हैं, जो मेटल आयंस रखे गए हैं, इनके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उनको हम क्या कहेंगे, लिगैंड ए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अमोनिया, एमीन, जल, फ्लोराइड लिगैंड संकुल बनाने के लिए Be+2 Ti+4 CO+3 को वरीयता देते हैं, मतलब ग्रुप ए को वरीयता देते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आयंस के लिए तो ये कंडीशंस होनी चाहिए चार, कि बिल्कुल हल्के तत्व होने चाहिए, छोटे आकार के धनायन होने चाहिए। दूसरा, उनका जो आवेश घनत्व होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आसानी से ध्रुवित नहीं होने वाले होने चाहिए, और अणु और आयन जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो। ठीक है, और उनके साथ कौन कौन से लिगैंड बनेंगे, अमोनिया, एमीन, जल, फ्लोराइड संकुल बनाने के लिए जो क्षारीय मृदा धातुएँ होती हैं या फिर क्षारीय धातु आयंस होते हैं उनको प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बस यहीं तक छोड़ो, बाकी को आप छोड़ दो, फिर उसके बाद आगे अगर आएंगे तो इनमें करवा देंगे, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। उसके बाद देखो समूह बी, समूह बी में अब इसकी जो कंडीशंस हैं वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। कि यहाँ पर हल्के तत्व थे तो यहाँ समूह बी में कैसे होने चाहिए, बाहरी तत्व होने चाहिए। यहाँ छोटे आकार के धनायन थे, यहाँ बड़े आकार के धनायन होने चाहिए। अगर बड़े आकार के धनायन होंगे तो उनके ऊपर आवेश घनत्व अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। ये आसानी से ध्रुवित होने वाले होने चाहिए। अणु या आयन जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही कम संख्या में होने चाहिए। ठीक है, ये तो किसके लिए कंडीशंस हो जाएंगी, जस्ट इसके अपोजिट मेटल्स के लिए। और इनके लिए जब अगर लिगेंड्स जो भी बनाएंगे तो वो कौन कौन होंगे, फॉस्फीन, R3P तथा थायोईथर R2S की, Hg+2 Pd+2। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे Hg, Pd, Pt ये सबसे लास्ट में आते हैं संक्रमण तत्वों में, ट्रांजिशन सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं। और अगर सबसे लास्ट में ये आते हैं तो इसका मतलब ये कैसे एलिमेंट्स हो गए, हैवी एलिमेंट्स हो गए, भारी तत्व हो गए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद पियर्सन 1963 में एक साइंटिस्ट आया, पियर्सन एक वैज्ञानिक आया, उसने 1963 में समूह ए और समूह बी के आयनों के लिए दो नए पद दे दिए। कौन कौन से, कठोर और मृदु। कि जो समूह ए के जो धातु आयंस होते हैं, जो ग्रुप ए के मेटल आयंस होते हैं, उनको तो क्या बोल दिया, कठोर अम्ल। और इनके साथ जो लिगैंड होंगे वो कौन हो गए, कठोर क्षार। ठीक है, ग्रुप बी में जितने भी मेटल आयंस होंगे उनको क्या बोल दिया, मृदु अम्ल। और इसके साथ जितने भी लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे उनको क्या बोल दिया, मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो देखो कंडीशंस सभी के अंदर सेम ही होंगी। देखो हार्ड एसिड्स, अब पीएस बस क्या किया उसने कि कठोर अम्ल नाम दे दिया कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लासिफिकेशन के आर्लेंड सेट डेविस के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार के गुणों की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हार्ड एसिड क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कठोर अम्ल वे लेविस अम्ल होते हैं जिनमें ग्राही परमाणु अथवा आयन का आकार कैसे होता है, छोटा होता है। धनावेश मतलब ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी, हाई होगी। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़कर आए हैं। और
कठोर अम्ल कौन से होते हैं? वे लेविस अम्ल होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कैसी होनी चाहिए? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं होता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस विन्यास होता है, ठीक है। यह आसानी से ध्रुवित होने वाले नहीं होते और अगर इनका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है तो मतलब उसके ऊपर आवेश घनत्व बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है? अक्रिय गैस विन्यास। और अक्रिय गैस विन्यास का क्या मतलब है कि मतलब वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट इतनी जल्दी से नहीं करेगा, क्योंकि वो कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं। और अगर वो इनर्ट होते हैं तो वो किसी दूसरे के साथ किसी भी लिगैंड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और लिगैंड के साथ अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मृदु अम्ल कौन से होते हैं? कठोर अम्लों के विपरीत मृदु अम्ल वे लेविस अम्ल होते हैं जिनमें ग्राही परमाणु अथवा आयन का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। ऑक्सीकरण संख्या कम होगी अथवा शून्य होगी। ये आसानी से ध्रुवित होने वाले होते हैं और आयन का आकार अगर बड़ा है तो उसके ऊपर जो आवेश घनत्व होगा वो बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। इनके संयोजकता कोष में अनाबंदी p और d इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता, कि इनके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। इनर्ट गैस में क्या होता है? सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सारे फुल्ली फिल्ड हैं, ठीक है, फुली फिल्ड होते हैं। और अगर फुली फिल्ड हैं तो वो इनर्ट गैस में के अंदर आएंगे, और अगर फुली फिल्ड नहीं है तो वो इनर्ट गैस के अंदर नहीं आएंगे। तो ये इनके पास p और d इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और ऑक्टेट अगर इनका कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये बहुत ही स्थायी हो जाएंगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हार्ड बेस, कठोर क्षार वे लविस क्षार होते हैं जिनमें दाता परमाणु का आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं होता है और दाता परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, ठीक है। इनमें जो कठोर क्षार अम्ल की जो हार्ड एसिड की जो प्रॉपर्टी हैं वही हार्ड बेस की प्रॉपर्टीज़ होंगी, बस एक चेंजमेंट होता है कि वो लेविस एसिड होते हैं और ये लेविस बेस होते हैं, ठीक है। और ये किसकी तरह? इन दाता परमाणु की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, क्योंकि हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं? लेविस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो लेविस बेस होते हैं वो कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जो अम्ल में लिखोगे वो तो ग्राही परमाणु लिखेंगे, लेकिन जब बेस में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दाता परमाणु लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मृदु बेस में जो मृदु अम्ल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी, बस एक चेंज होगा कि ये लेविस बेस होते हैं और वो लेविस एसिड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो लुईस क्षार होते हैं जिनके दाता परमाणु का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। उनका इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित हो जाता है और इनकी विद्युत ऋणता कैसी होती है? बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स आप लोग अपने आप से याद रखोगे। नेक्स्ट है पियर्सन का HSAB कॉन्सेप्ट। इस पर फिर सेकंड क्वेश्चन आपका यही बनता है कि पियर्सन का HSAB कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम अच्छे से कल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर?